सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड 4th सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर अवेलेबल हो चुकी हैं। ये है आप सभी की साइंस की सेकंड क्लास। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग लिंक से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में हम सभी ने, आप सब जानते हैं कि फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जैव विकास के बारे में, उसके सिद्धांत एंड जो भी थे सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी और हमने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जैव विकास के सिद्धांत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैमार्कवाद के बारे में, डार्विनवाद के बारे में और उत्परिवर्तनवाद के बारे में। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप सभी को तीनों ये सिद्धांत समझने हैं, वीडियो यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं आपके डार्विनवाद से। तो गाइस, ये है आपका लैमार्कवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैमार्किज्म, जिसे आपके बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1744 से 1829 नामक फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सन 1809 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिसे हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक लैमार्क ने विकास संबंधित प्रस्तुत किया आपका पहला सिद्धांत, जिसे हम लैमार्कवाद या लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव एवं विकास पर वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं, इसके फलस्वरूप भिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये भिन्नताएं वंशागत होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कि लैमार्क ने अपने सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित किए, तो आपको नाम बताना है, फिलोसफिक जूलॉजी में। ठीक है, अब अगर बात करें डेफिनेशन क्या दी हुई है, लैमार्क के अनुसार जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव एवं विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सो अब नेक्स्ट आपका बात कर गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आप सभी की विशेषताएं। लैमार्कवाद की विशेषताएं और तथ्य क्या थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। अगर बोला जाए कि जीवधारी नहीं, अगर आप बोल सकते कि पेड़ पौधे पर और जंतुओं पर वातावरण में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, वे रचना एवं स्वभाव या फिर बोले हम जैविक क्रियाओं में बदल जाते हैं। जब बात करते हैं लैमार्कवाद की दूसरी विशेषता जो है आपकी अनुकूलन की प्रवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जो जीव जंतु होते हैं वो वातावरण से अपने शरीर को अनुकूलित करते हैं, मतलब या करे हुए रहते हैं, जिससे कि वह प्रवृत्ति में अपने आप को या वातावरण में अपने आप को ढाल सकें। अगर बोला जाए कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वे वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। बात करते हैं लैमार्कवाद के सिद्धांत थर्ड है, जो अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। यानी कि देन आता है वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। अंगों का कम उपयोग या उपयोग न होने के कारण हाश होने लगता है अवशेषी अंग, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गेन्स की उपस्थिति इसे प्रमाणित करती है। लैमार्क ने यह बताया है कि जिस भी अंग को हम यूज करते हैं, अपनी बॉडी के पार्ट को जिसको हम यूज करते हैं, वो हमारा ज्यादा विकसित हो जाता है, और जिसे हम यूज नहीं करते हैं वो एक टाइम पर आकर हाश यानी कि एक टाइम पर आकर खत्म हो जाता है। सो अब बात करते हैं आपका फोर्थ सिद्धांत, यानी कि फोर्थ विशेषता क्या है आपकी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतति की पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। संतति में भी उपयोग तथा निरुपयोग से ये परिवर्तन अधिक प्रभावशाली होते जाते हैं और अंत में कुछ भिन्न प्रकार के जीव बन जाते हैं, जो प्रारंभिक पैतक जीवों से भिन्न होते हैं। नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर बोला जाए लैमार्कवाद के अनुसार इसका अर्थ है, यहाँ लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांतों को उदाहरण सहित समझाया। पहले उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। आजकल जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाता है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाता है। ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए उसकी गर्दन एवं अगली टांगे पिछली टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जिराफ जो है उसकी टांगे पिछली टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी है और उसकी गर्दन क्यों लंबी है, तो ये हम सारे डिस्कस करेंगे आप लोग। जलवायु में शुष्क होने पर मैदान में घास फूस सूखने लगी। अब उन्हें पेट भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। पत्तियों तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनी टांगों को ऊपर उचकाकर पत्तियों तक पहुंचने का यत्न करना पड़ा था। अतः गर्दन व अंगुली टांगे
टांगों के अधिकाधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती गई। आजकल अफ्रीका के मरुस्थल में लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले जिराफ इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, ड्रॉ में दिखाया गया है, पहले घास फूस खाते थे जिराफ नीचे से, फिर उन्होंने स्टार्ट किया थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊंचा, तो उन्होंने क्या करा, अपनी गर्दन का इस्तेमाल किया। जैसा कि उसमें बताया गया था कि हम अपने जिस अंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हमारा विकसित होता है, जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं वो अधिक विकसित नहीं होता। जैसे पिछली टांगों का अगर अधिक वो नहीं करा उन्होंने यूज़, तो वो थोड़ी छोटी थी, लेकिन आगे की टांगों का और उन्होंने गर्दन का इस्तेमाल किया, इसलिए उनकी गर्दन और आगे की टांगें लंबी हो गई। यहाँ तक आपका इस क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जो नेक्स्ट सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जो उदाहरण दिया था वो था सांप का। लेमार्क के अनुसार सांप में टांगों का विलोप वातावरण के प्रभाव के कारण है। सांप के लंबे शरीर को झाड़ियों में रेंग कर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में टांगों बाधा उत्पन्न करती थी, अतः ये धीरे धीरे होती गई, छोटी होती गई और अंत में हजारों पीढ़ियों बाद पूर्णतः लुप्त हो गई। तो यानी कि यहाँ बताया गया है कि सांप की भी टांगे होती थी, लेकिन उन्हें बिलों में घुसने में और झाड़ियों को घुसने में उनके पैरों के लिए उन्हें इश्यू होता था, इसलिए वो ऐसा हुआ कि वो उनका कम ही इस्तेमाल करने लगे और एक टाइम ऐसा आया कि हजारों सालों बाद वो जो उनके पैर थे वो लुप्त हो गए, जैसे कि अब सांपों के पैर नहीं होते हैं। सो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लेमार्कवाद के बाद, यानी कि लेमार्किज्म के बाद अब हम डिस्कस करते हैं डार्विनवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डार्विनिज्म। लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात सन 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों उत्पत्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। डार्विन के इस सिद्धांत का प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद कहते। थोड़ा और डिटेल में बात करें, ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लेमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों सही, आप दोनों डाल सकते हैं। यानी डार्विन ने अपने जो अध्ययन था वो 20 वर्ष तक रेगुलर किया और उन्होंने विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जिसे हम ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। किस पुस्तक में नाम आ सकता है डार्विनवाद की, किस पुस्तक में उन्होंने अपने सब जो अपना सिद्धांत था वो किस में प्रकाशित किया, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये आपको याद करना है। अब नेक्स्ट है आपका विशेषता। है आपकी विशेषता, जीवों में संतानो उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कोई स्पेशल नहीं है। बात करते हैं इसके जीवन संघर्ष। जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा होते हैं तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 1 है सजातीय संघर्ष, नंबर 2 है अंतरजातीय संघर्ष, नंबर 3 है वातावरणीय संघर्ष। नेक्स्ट है आपका योग्यतम की उत्तरजीविता। जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहना वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। तो गाइस, इस पॉइंट का कुल मिलाकर जो मतलब है वो ये है कि जीवन संघर्ष में वही जीव सफल हो पाते हैं जो आपके वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्नताएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशंस। सभी जीवों में कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होती हैं। एक ही माता पिता की संतानों भी एक समान नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीवों से भी भिन्नताएं मिलती। इस पॉइंट्स का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होती, यानी कि एक पेरेंट्स के बच्चे भी सेम बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर बात करें हम जुड़वा बच्चों की तो उनकी बात अलग है, उनकी कुछ चीजें सेम होती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट जो कि है वातावरण से अनुकूलन। जो प्राणी अपने आप को प्रकृति में अनुकूल बना लेता है, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते और वो हो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, यानी कि जो प्राणी अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं। वही जो आपके जीव जंतु हैं वही जीवित रह पाते हैं और जो ऐसा नहीं कर पाते वो खत्म हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपकी नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती है। कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती हैं। नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो आप जैसा आप लोग जानते हैं कि आपके पेरेंट्स के लक्षण आप में होते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सारे लक्षण एकत्रित होकर एक नए लक्षण का उत्पन्न कर देते हैं और वो जब किसी और बच्चे का जन्म होता है तो वो लक्षण उस बच्चे में बिल्कुल नहीं होते। ठीक है,
नेक्स्ट है आपकी म्यूटेशन थ्योरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। सर्वप्रथम सन 1901 में हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने। उन्होंने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को इवनिंग संध्या प्रिमरोज यानी कि नामक पौधे में देखा। इवनिंग प्रिमरोज के पौधे से कुछ ऐसा पौधे उत्पन्न हुए जो अपने जनक पौधे से बिल्कुल भिन्न, यानी कि हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज ने देखा कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ना होकर उनसे बिल्कुल भिन्न उत्पन्न हुए थे। ठीक है, उनके जनक से बिल्कुल भिन्न, यानी कि उनके पेरेंट्स से बिल्कुल भिन्न हुए थे। ये उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था ये इवनिंग प्रिमरोज के पौधे से या उन पर किया था। ठीक है, इसी को उत्परिवर्तनवाद के लिए ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि इस जो परिवर्तन हुआ है इसी को हम उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन थ्योरी होती क्या है। जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाली वंशागत भिन्नताएं उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन कहलाती है। या फिर दूसरी बात करें, जीवों के अनुवांशिक पदार्थ या जीन और इसके संबंधित गुणसूत्रों में होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन कहलाते हैं। सो अब डिस्कस करेंगे उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के तथ्य क्या होते हैं। नंबर 1 है नई जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय यानी कि एक्यूमुलेशन के कारण नहीं होती, वरन एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी उत्परिवर्तनवाद के कारण होती है। नंबर 2 है उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के तथ्य। नंबर 2, उत्परिवर्तनवाद निश्चित नहीं होते हैं, ये लाभदायक, हानिकारक या निरर्थक हो सकते हैं। ये किसी अंग विशेष या अनेक अंगों से एक साथ हो सकते हैं। इनके कारण अंग पूर्ण विकसित या विलुप्त हो सकता है। यानी कि उत्परिवर्तनवाद के बारे में बताया है कि ये लाभदायक, हानिकारक और निरर्थक हो सकता है और इनके कारण जो अंग है वो पूर्ण विकसित हो भी सकते हैं या फिर वो विलुप्त यानी कि खत्म भी हो सकते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।